हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा वाक्य जिसमें वाक्य के अंत में है, हो, हूं इत्यादि शब्द लगा होता है और वाक्य पढ़कर लगता है कि काम हो चुका है। जैसे मैंने उसे देखा है, तुमने उसे बुलाया है, उसकी मदद की गई है, क्या उसने काम पूरा किया है, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के वाक्य आपको दिखाई पड़ेंगे। अब एक कंफ्यूजन हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। हालांकि अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट मैंने नहीं पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा, जरूर कभी पढ़ा होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, सिमिलरिटी क्या है, पहले तो ये देखिए। दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में वाक्य पढ़कर लगता है कि काम हो चुका है। जैसे मैंने उसे देखा या मैंने उसे देखा है, दोनों वाक्य देखने में लग रहा है कि एक ही बात है। मैंने उसे देखा या मैंने उसे देखा है, दोनों तो लग रहा है काम तो हो चुका है। तो ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक शब्द का है, वो जो लास्ट में लिखा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वाक्य के अंत में है, हो, हूं इत्यादि शब्द जरूर दिखलाई देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही हुआ कि वाक्य के अंत में है, हो, हूं जरूर आना चाहिए, नहीं तो उसके बिना वाक्य प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में है लगा होगा, लेकिन उसके साथ रहा, रही, रहे, ता, तेती इत्यादि शब्द नहीं लगे होने चाहिए। जैसे मैं उसे जानता हूं, तुम उसे बुलाते हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के वाक्य हो तो ये प्रेजेंट डेफिनिट की श्रेणी में आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसमें रहा, रही, रहे जरूर दिखाई देगा। जैसे मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, वो खेल रहा है, कुछ इस तरह के वाक्य दिखाई देंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हो सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य के अंत में है, हो, हूं आना चाहिए और वाक्य का अंत वाक्य पढ़कर लगे कि काम हो चुका है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, थोड़ी पहचान के बारे में ये थी कुछ जानकारी। और जहां तक प्रेजेंट परफेक्ट में जो प्रयोग किए जाने वाले हेल्पियों की बात है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्टिव में हैज है, पैसिव में हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। चूंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों की चर्चा की थी, तो उसमें हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी इसके बारे में। तो ज़्यादा हम डिटेल में न जाके सीधे वाक्य शुरू करते हैं। तो आज हमें शुरू करना है प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंस है उसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग डील करेंगे, जिसमें सबसे पहला वाक्य जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तुमने कौन सी फिल्म देखी है। तो हम लोग जैसा करते चले हैं हमेशा की तरह, सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखना ये होगा कि वाक्य में वर्ब क्या है। क्योंकि जब तक वर्ब नहीं खोजेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि उस वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है। अब आप जानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना क्यों जरूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे तब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हो पाएगा कि वो वाक्य एक्टिव है या पैसिव है। हालांकि कुछ लोग ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ट्रिक से पढ़ाना बेवकूफ़ी है, इससे अधिक कुछ नहीं। क्योंकि ट्रिक से जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, क्षणिक होती है, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है, या ये कहें उसका वाइड रोल नहीं है। अच्छे सेंटेंसेस को आप ट्रिक के माध्यम से नहीं बना सकते हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। आप ट्रिक के चक्कर में मत फंसिए, सीधे जिस तरह से एक ऑथेंटिक तरीका है जो सदियों से लोग जिस तरह से करते चले हैं ट्रांसलेशन को, सदियों शब्द सुनने में अगर कुछ अटपटा लगा कोई बात नहीं, अतिशयोक्ति जरूर हो सकती है, फिर भी जब से लोगों ने ट्रांसलेशन करने की शुरुआत की है, ट्रांसलेशन देखना शुरू किया है, सिखाना शुरू किया है, लोगों ने एक ही ऑथेंटिक वे को जाना है और वो यही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजो और स्ट्रक्चर देखकर ट्रांसलेशन करो। अगर उसमें कोई व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है तो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से मैंने ये कहा कि पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है और उसका वाइड बेनिफिट्स नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा आप इसमें कंफ्यूज होने की बजाय सिर्फ अपने अंदर एक पेशेंस लाइए कि भाई हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना है। क्या लगेगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, सिर्फ इतने ही ना। इसके लिए आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? रिस्क मत लीजिए और मैं जो कह रहा हूँ करिए और उसका बेनिफिट देखिए। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, जब आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह करने लग जाते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होता है, वाक्य देखते ही आप जान सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं है, वाक्य एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब है देखी। देखी वर्ब क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि उन शब्दों को वर्ब कहते हैं जिसमें ना अक्षर लग सकता है, जैसे देखना, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, चलना। तो देखी भी एक वर्ब है क्योंकि इसमें ना लग सकता है। जैसे देखी का मतलब होता है देखना, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो इंसान अपने आंख से करता है, तो ये कार्य है, तो इसको हम लोग वर्ब कहेंगे, देखना। ठीक, वर्ब खोजने के बाद, अच्छा उसके पहले देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए क्योंकि वर्ब के साथ है शब्द लगा हुआ है और वाक्य पढ़कर लगता है काम हो चुका है। जैसे तुमने कौन सी फिल्म देखी है, फिल्म देख चुका है, देखने का काम हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखेंगे। अब हम खोजते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के या किसकी, किससे या किसे या क्या शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। तो देखिए किसको लगा के अगर प्रश्न करेंगे, किसको देखी है, किसको देखी है या किससे देखी है, किसे देखी है, किसे क्या देखी है, सीधे पॉइंट पे आते हैं क्या देखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसको देखी है सुनने में अटपटा लग रहा है, किसकी देखी है सुनने में अटपटा लग रहा है, किससे देखी है ये और भी अटपटा लग रहा है,
किसे देखी है थोड़ा कम अटपटा लग रहा है, लेकिन क्या देखी है अगर लगा रहे हैं तो वाकई सही लग रहा है। तो क्या देखी है इसमें वर्ब है, और वर्ब के साथ जब क्या लगा के हमने देखा, जोड़ा और एक प्रश्न बनाया तो उत्तर क्या मिला, फिल्म देखी है। तो फिल्म हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के बाद क्या खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। किसने देखी है, किसने देखी है या कौन देख रहा है, तो उसका उत्तर आपके वाक्य में तुमने। तो यहाँ इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुमने, तो तुमने को हम लोगों ने मान लिया सब्जेक्ट। जैसा आप जानते हैं अगर वाक्य में सब्जेक्ट हो तो वाक्य क्या कहलाता है, एक्टिव कहलाता है। अगर ये वाक्य एक्टिव है इसमें हेल्प यू क्या लगना चाहिए, हैज या हैव लगना चाहिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए क्योंकि वाक्य एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है तुमने, तुमने की इंग्लिश क्या होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है हैव। तो हेल्प यू अब हमारा लगने वाला है हैव। चलिए हेल्प यू अब नोट कर लेते हैं हैव। हेल्प यू अब मिल जाने के बाद हमें ट्रांसलेशन करना है। ये वाक्य प्रश्नवाचक है। क्यों प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द दिखे। प्रश्नवाचक शब्द किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं WH, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है WH। WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हुज, हुम इत्यादि, इन शब्दों को हम लोग WH कहते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द को हम लोग WH कहते हैं। हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इंग्लिश में कहते हैं उसको WH वर्ड्स। हिंदी में कुछ प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या है, जैसे किसने, किसको, किसकी, किससे, किसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी शब्द आपके वाक्य में लगा हुआ दिखे तो समझ जाइए वो वाक्य प्रश्नवाचक है। तो इस वाक्य में दिख रहा है कौन सी, तो इससे पता चलता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो अगर ये वाक्य प्रश्नवाचक है तो हमें प्रश्नवाचक वाक्य का जो सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है इसको देखते हुए ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाओ, यानी WH की इंग्लिश बनाओ। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अब आप समझ जाएंगे क्योंकि जब मैं दोहराता रहूंगा तो आपको इसका अर्थ पता चलते चला जाएगा। तो इस WH का मतलब होता है, WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कौन सी, तो कौन सी की इंग्लिश होती है विच, यानी सबसे पहले लिखेंगे विच। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा, यानी WH है कौन सी, उसके साथ वाली संज्ञा है फिल्म, यानी WH के बगल में जो वर्ड है वो एक संज्ञा है तो उसकी इंग्लिश उसके बगल में ही लिख देंगे अगर वो संज्ञा हुई तो। अगर वो संज्ञा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, संज्ञा है तो लिखेंगे, क्योंकि कई प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बगल में संज्ञा आती ही आती है और कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बगल में संज्ञा नहीं आती है। जो प्रश्नवाचक शब्द जिनके बगल में संज्ञा नहीं आती है वो शब्द चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। वो शब्द है कहाँ, यानी वेयर, कैसे, हाउ, कब, व्हेन, ठीक, क्यों, वाई, कुछ इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनके बाद आपको संज्ञा नहीं दिखेगा। और एक शब्द है क्या, क्या के बाद कई बार संज्ञा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो क्या की बात बाद में करेंगे। तो फिलहाल, और वो कौन सा शब्द है जिसके बाद संज्ञा आती ही आती है, वो शब्द है कितना, कितनी, कितने, जिसकी इंग्लिश होती है हाउ मच या हाउ मेनी। किसका, किसकी प्लस संज्ञा, किसका, किसकी, अगर किसका, किसकी के बाद संज्ञा है तो किसका, किसकी की इंग्लिश हो जाएगी हुज, WHOSE। फिर है एक किस प्रकार का, इसकी इंग्लिश होती है व्हाट काइंड ऑफ। और एक शायद ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा तो बता देंगे। तो कुछ इस तरह के जो शब्द हैं जिसके बाद हमेशा संज्ञा आएगी। तो हम लोग जब वाक्य डील करते जाएंगे, कई वीडियोस अभी आप देखेंगे, जब आप देखते रहेंगे रेगुलरली तो ये सारे वर्ड आपको याद भी हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा वो कौन से प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद संज्ञा आती है, जिसके बाद संज्ञा नहीं आती है। फिलहाल यहाँ तो संज्ञा ही हमने लिख लिया। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 लिखा हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू हमने नोट किया हैव, तो हैव लिख दिया। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो आप देख सकते हैं कि वाक्य एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट दिया तो एक्टिव है, सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या बना देंगे यू। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, हैव के साथ अगर कुछ जुड़ा होता है जैसे बीन जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बचा हुआ भाग कहते हैं। ये चूंकि एक्टिव वाक्य है इसमें बीन नहीं जुड़ा है इसलिए बचा हुआ भाग नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव हो तो आप जान सकते हैं कि वाक्य एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट है इसमें फिल्म, लेकिन फिल्म की इंग्लिश आपने पहले ही बना ली है। लेकिन हम एक चीज छोड़ रहे हैं, वर्ब हम क्यों छोड़ दिए भाई, वर्ब क्यों छोड़ दिए, चलिए मिस हो गया कोई बात नहीं। नंबर नॉट, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे ना सब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट की इंग्लिश हो गई यू। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, यानी इसके बाद बी नून नहीं है तो छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब नहीं छोड़ेंगे भाई, वर्ब की इंग्लिश तो बनानी है। वर्ब है देखना, देखने की इंग्लिश क्या होती है वॉच,
और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वाक्य एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा वॉश्ड। वॉश्ड। और नंबर 8 लिखा है ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य एक्टिव हो तो, एक्टिव तो है लेकिन ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हम लोग यहाँ पहले ही बना चुके हैं इस जगह, तो इसलिए दोबारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो वाक्य बना विच फिल्म हैव यू वॉच्ड, एक वाक्य हुआ पूरा। अगला वाक्य तुमने उसे कहाँ भेजा है, तुमने उसे कहाँ भेजा है, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट है? क्योंकि वाक्य में है लगा हुआ है और वाक्य के पीछे है के पीछे लिखा है भेजा, एक जो कि एक वर्ब है, वर्ब के साथ है लगा है लास्ट में, लेकिन वाक्य पढ़कर क्या लगना चाहिए, वाक्य पढ़कर लगना चाहिए काम हो चुका है, तब तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे। और देखिए पढ़कर लग रहा है, तुमने उसे कहाँ भेजा है, भेजने का काम हो चुका है। तुमने किसी को कहीं भेजा है तो पूछ रहा है तुमने उसे कहाँ भेजा है, तो काम भेजने का हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर क्या खोजना है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? भेजा। भेजा वर्ब है क्योंकि भेजा मतलब भेजना, तो ये एक वर्ब है, इसमें ना अक्षर लग सकता है, इसको पढ़कर लगता है कोई काम हुआ, भेजने का काम हुआ, तो ये वर्ब है। और वाक्य पढ़कर लग रहा है टोटल कि ये काम हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। वर्ब खोजने के बाद क्या खोजना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं? क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे। यहाँ पे किसको भेजा शब्द के साथ किसको लगा के जब आप प्रश्न बनाएंगे प्रश्न सही लगेगा। किसको भेजा है, किसको भेजा है, उत्तर मिला उसे, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। किसने भेजा है, किसने भेजा है, तुमने भेजा है, तुमने हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाने का मतलब, सब्जेक्ट दिख जाने का मतलब वाक्य एक्टिव है, और अगर एक्टिव है तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए? हैज या हैव। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने की इंग्लिश यू, और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हेल्प यू ऑलरेडी यहाँ हैव लिख दिया हमने, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। आप जैसा देख सकते हैं इस वाक्य में भी एक प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, जिसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं, इसलिए वाक्य प्रश्नवाचक है, तो हमें इसी स्ट्रक्चर को देख कर ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है, अरे सबसे पहले WH की इंग्लिश बनानी है। WH क्या है इस वाक्य में? कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा। देखिए WH है कहाँ, उसके बगल में लिखा है भेजा, ये संज्ञा नहीं है, ये तो वर्ब है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक वर्ब है। अगर संज्ञा होती तो इसको उसके बगल में लिख देते, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कुछ ऐसे WH वर्ड्स होते हैं जिसके बाद संज्ञा आती ही नहीं है। कहाँ शब्द भी उनमें से एक है जिसके बगल में कभी भी संज्ञा नहीं आ सकती है। ठीक, तो नंबर 2 छोड़ देंगे क्योंकि संज्ञा है ही नहीं WH के बाद, तो संज्ञा की इंग्लिश बनाएंगे कहाँ से। नंबर 3 हेल्प यू वर्ब का पहला भाग हेल्प यू वर्ब हैव लिख देंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, सब्जेक्ट तो है इस वाक्य में, एक्टिव है क्योंकि, तो सब्जेक्ट इंग्लिश लिख देंगे यू। नंबर 5 नॉट, वाक्य में नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, हैव के साथ बी नून कुछ नहीं जुड़ा है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, अब की नहीं छोड़ेंगे, पिछले वाक्य में हमने छोड़ दिया था गलती से, लेकिन अब की नहीं छोड़ेंगे। भेजना वर्ब है, वर्ब की इंग्लिश हो गई भेजने की सेंड, और थर्ड फॉर्म यूज करना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उसे, उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम। वेयर हैव यू सेंट हिम। अगर वाक्य का ट्रांसलेशन किस तरह से हुआ समझ में ना आया हो, फिर से जाइए वीडियो पलटिए, जाइए रिवाइंड करिए, देखिए 10 बार देखिए 20 बार देखिए। मैं हमेशा ही कहता चला आया हूँ, ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप बिना हिचक के 100 बार भी देख सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है, सीखने की ललक है, तो आप ये जरूर करेंगे। लेकिन क्लास में अगर आप होते तो शायद ये फ्रीडम आपको नहीं होती, अधिक से अधिक 2 बार पूछते या 3 बार पूछते, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि टीचर से आप पूछें, आपको लगता है लोग क्या कहेंगे। अगला वाक्य है उसे क्या दिया गया है, उसे क्या दिया गया है, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इसमें वाक्य पढ़कर लगता है काम हो चुका है, और वाक्यगत में है लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर वर्ब देखेंगे, वर्ब है दिया। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पे गया शब्द तो लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब है? गया भी वर्ब हो सकता, अगर इस गया का मतलब कहीं जाने से निकल रहा होता तो। अभी किस तरह से पहचानेंगे कि यहाँ पे गया का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? एक सिंपल सा ट्रिक मैंने पहले भी बताया, फिर से देख लीजिए। गया के पीछे वाले शब्द को छुपाइए और वाक्य पढ़िए, उसे क्या गया है।
दिया शब्द छुपा के वाक्य पढ़े, उसे क्या गया है, उसे क्या गया है। सुनने में सही लग रहा है क्या? नहीं सही लग रहा है। इसका अर्थ निकला इस गया शब्द का कोई रोल नहीं है, इसलिए वाक्य में वर्ब क्या है? दिया वर्ब है। और ये संकेत है इस बात का कि वाक्य पैसिव है। ये भी मैंने कहा कि ये ट्रिक है पैसिव वाले सेंटेंस को पहचानने का कई बार, कि जा गया गई गए, ये चार में से एक शब्द अगर दिखाई दे, एक और शब्द है हो गया, हो, खैर उसको अभी बात लाइए दिमाग में। जा गया गई गई ये चार शब्द दिखाई दें तो उसके पहले वाले शब्द को छुपा के अगर वाक्य पढ़ रहे हैं आप, उसे क्या गया है, वाक्य सुनने में अटपटा लगे तो समझ जाइए पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो जाहिर सी बात है इसमें पैसिव का हेल्प लगेगा। ये तो आप बिना किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खोजे ही पता लगा सकते हैं कि कोई वाक्य एक्टिव है या पैसिव है। ये सिंपल सा ट्रिक है। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये एक रिस्क है। ट्रिक से पढ़ाई करना एक रिस्क है। ट्रिक से आप पढ़ाई तब करिए जब आपको ट्रांसलेशन कुछ अच्छी तरह करने आ जाए, उसके बाद इस ट्रिक को अपनाइए, बहुत फायदा होता है। मान लीजिए आपने पहचान लिया कि भाई ये पैसिव है, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्ट तो खोजना पड़ेगा ना। अब माना ये एक छोटा सा वाक्य है, इसमें आपको अंदाजा लगा चुके होंगे अब तक कि यहाँ पे उसे जो शब्द लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई बड़ा वाक्य होता है, कोई कठिन सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है जिसमें कई शब्द होते, तब आप किस तरह से कंफर्म हो सकते थे कि जो पहला शब्द दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजना निहायत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने की आदत नहीं बनाएंगे, आप छोटे मोटे सेंटेंसेस, बच्चों वाले सेंटेंसेस तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कर ले जाएंगे, लेकिन एक लेवल जब आपका उठेगा उस समय आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना कितना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भ्रम में डाल रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना बकवास है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये आउटडेटेड बातें हैं वगैरह वगैरह करके आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बचिए बचिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान होने वाला है। अल्टीमेटली पढ़ाने वाला तो पढ़ा के निकल जाएगा, उसको क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप नुकसान उठाएं, मेरा वीडियो देख के नुकसान उठाएं। मैं कभी भी आपको फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा ट्रिक देख दे के, मुझे इस तरह से पढ़ाने नहीं आता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है देखेंगे, और नहीं मिल रहा है नहीं देखेंगे, आपको कौन फोर्स कर सकता है, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। वर्ब के पीछे दिया वर्ब है, किसको लगा के ब्रश करेंगे, किसको दिया गया है, किसको दिया गया है, उसे दिया गया है, किसको दिया गया है, उसे दिया गया है, उसे आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन या किसने शब्द लगा के ब्रश करेंगे। किसने शब्द लगा के अगर ब्रश करेंगे तो बनेगा किसने दिया, किसने दिया गया है नहीं, किसने दिया, किसने दिया। इसका उत्तर नहीं है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। प्रूफ हो गया कि ये वाक्य पैसिव है, ठीक। अगर ये वाक्य पैसिव है तो एलपीओ क्या लगना चाहिए, हैज बीन या हैव बीन लगना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव में हैज बीन या हैव बीन लगता है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब वाक्य में सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हुए एलपीओ का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अगर वाक्य पैसिव है तो ऑब्जेक्ट को देख के एलपीओ डिसाइड किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट है उसे, अब उसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम नहीं होगी, उसे की इंग्लिश हिम नहीं होगी। आप में से किसी के दिमाग में अगर ये बात आई हो तो ये बात समझ लीजिए कि हिम, देम, हर, मी, अस, ये जो प्रोनाउन, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग पैसिव वाले वाक्य में कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। यानी जब भी होगा, अगर वाक्य पैसिव में हो तो उसमें हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज होगा। यानी अगर उसे लिखा है तो भी आप ही लिखेंगे, उसकी लिखा हो तो भी ही लिखेंगे, अगर मेरी लिखा हो तो आई लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों की लिखा है तो अस नहीं लिखेंगे, वी लिखेंगे। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज होगा अगर वाक्य पैसिव है तो। ये बात अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसका लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको कहीं नोट डाउन कीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। जब भी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे उसे की इंग्लिश होगी ही के साथ लगता है हैज बीन। हेल्प यू अब आपको मिल गया हैज बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्यों, क्योंकि इसमें एक WH वर्ड दिख रहा है, क्या, क्या एक WH वर्ड है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसको इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले लिखा WH के वर्ड, WH की इंग्लिश, WH क्या है इस वाक्य में, क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा। तो देखिए क्या के बगल में जो शब्द दिखा है ये संज्ञा नहीं है, ये क्रिया है, तो इसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनानी है। नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज बीन, तो इसका पहला भाग होगा हैज, तो खाली हैज लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो या ऑब्जेक्ट अगर पैसिव हो
जैसे आप देख सकते हैं ये वाक्य पैसिव में है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, वो भी क्या लिखेंगे, ही। ठीक। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग, देखिए एलपीओ का बचा भाग है बीन। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है, दिया, दिया की इंग्लिश होती है गिव और थर्ड फॉर्म होगा गिवन, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, गिवन। तो इस तरह से वाक्य बना, व्हाट हैज ही बीन गिवन। अगला वाक्य है, क्या काम पूरा हो गया है, क्या काम पूरा हो गया है। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है और उसके पहले वर्ब आया हुआ है और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है, क्या काम पूरा हो गया है। अब हमेशा की तरह फिर से हम क्या खोजेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब इसमें है पूरा होना, पूरा होना वर्ब है इसमें, ध्यान दीजिएगा, पूरा होना। पूरा करना भी वर्ब होता है, पूरा होना भी वर्ब होता है। अब आप बोलेंगे दोनों एक चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों के वर्ड एक है, लेकिन हिंदी देखा जाए तो दरअसल दोनों अलग अलग लगेगा। जैसे काम पूरा हो गया है और काम पूरा किया गया है, ध्यान दे रहे, काम पूरा हो गया है और काम पूरा किया गया है, ये दोनों हिंदी में जिस तरह से डिफरेंट दिख रहे हैं, इंग्लिश में भी वो डिफरेंट दिखेंगे। चलिए इस तरह से अभी हम शुद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें क्या खोजना है, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, किसको पूरा हो गया है, किसको पूरा हो गया है। और जब ये प्रश्न करेंगे हो शब्द हटाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट खोजेंगे अगर वर्ब के साथ पूरा हो शब्द लिखा हुआ है तो वहां से हो हटाएंगे नहीं। तो अब हमारा प्रश्न क्या बनेगा, किसको पूरा हो गया है। प्रश्न सुनने में अटपटा लगा तो उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, उत्तर नहीं मिलेगा। किसकी लगा के प्रश्न करते हैं, किसकी पूरा हो गया है, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा है, उत्तर नहीं मिलेगा। किससे लगा के प्रश्न करें, किससे पूरा हो गया है, ये भी अटपटा लगा, किसे पूरा हो गया ये भी गलत लगा। क्या पूरा हो गया है, हाँ क्या पूरा हो गया जब आप कह रहे हैं तो उत्तर लग रहा है मिल रहा है। क्या पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है, तो काम आपके हिसाब से हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। अब हम सब्जेक्ट खोज के देखते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पूरा हो गया है, कौन पूरा हो गया है, तो उत्तर फिर से मिला काम पूरा हो गया है। कौन पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है। आपने क्या लगा के प्रश्न किया, क्या पूरा हो गया है, तब भी उत्तर मिला काम। कौन पूरा हो गया है, तब भी उत्तर मिला काम। तब आप असमंजस में पड़ गए कि भाई ये सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि क्या करने पे ऑब्जेक्ट मिलता है, कौन लगा के प्रश्न करने पे सब्जेक्ट मिलता है। तो उस केस में सोल्यूशन ये होता है कि इसको आप सब्जेक्ट मानिए, इस केस में इसको आप सब्जेक्ट मानिए। इस तरह की अड़चने या इस तरह का असमंजस कभी कदार कुछ एक वाक्यों में उत्पन्न हो सकता है। इसमें से एक वाक्य ये भी है, एक वर्ब ये भी है, मान के चलिए वर्ब ये भी है। तो यहाँ पे पूरा हो शब्द अगर लगा हो तो आप मान के चलिए कि वो 99% का केसेस में एक्टिव होगा और इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आपने ऑब्जेक्ट खोजा क्या लगा कि क्या पूरा किया गया, क्या पूरा हो गया है, तो उत्तर मिला काम। फिर आपने सब्जेक्ट खोजा कौन लगा के प्रश्न किया, कौन पूरा हो गया है, तो फिर से उत्तर मिला काम। तो अब एक ही शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तो हो नहीं सकता है, तो इसको प्राथमिकता देते हुए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हुए इसको हम मानेंगे कि काम शब्द जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो अगर काम शब्द सब्जेक्ट है तो इसका मतलब हुआ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट जो खोजा था क्या लगाने पे लगा था कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन दरअसल वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस केस में आपको उसे सब्जेक्ट ही मानना पड़ता है। ठीक, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हुआ काम और सब्जेक्ट हुआ काम, तो इसका मतलब वाक्य हुआ एक्टिव, और वाक्य हुआ एक्टिव तो एलपीओ क्या लगना चाहिए, हैज़ या हैव। और इसको किसको देख के डिसाइड किया जाता है, पैसिव एक्टिव में सब्जेक्ट को देख के कि ऑब्जेक्ट को देख के, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को देख के डिसाइड किया जाता है एलपीओ। अब सब्जेक्ट क्या है, काम, काम क्या है, वर्क, वर्क क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगना चाहिए, हैज़। तो एलपीओ आपको मिल गया हैज़। एलपीओ मिल जाने के बाद ट्रांसलेशन करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द, WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या। अब वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिखे तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस शब्द की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। ये समस्या सिर्फ क्या शब्द के साथ होता है और कोई दूसरा ऐसा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, WH वर्ड नहीं है जिसमें हमें सोचना पड़े कि उसकी इंग्लिश बनानी है कि नहीं। सिर्फ क्या के केस में ऐसा होता है। तो उसको किस तरह से निर्धारित किया जाता है कि बनेगा कि नहीं। क्या शब्द के तुरंत बाद जो शब्द है, अगर क्या शब्द के तुरंत बाद वाला शब्द
वर्ब है या नहीं। अगर वर्ब है तो क्या की इंग्लिश बनेगी, अगर वर्ब है तो क्या की इंग्लिश बनेगी, अगर क्या के तुरंत बाद वाला शब्द वर्ब है तो क्या की इंग्लिश बनेगी, और नहीं है तो नहीं बनेगी। देख लीजिए, क्या के बाद वाला शब्द वर्ब नहीं है, इसलिए क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। दूसरा तरीका, इस प्रश्न को पढ़कर क्या लग रहा है, इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी, हाँ या ना में उत्तर आए तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। क्या काम पूरा हो गया है, तो अगर हो गया हो तो जवाब आएगा हाँ, नहीं हुआ हो तो जवाब आएगा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। क्लियर। चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनानी नहीं है। नंबर 2 छोड़ देंगे, क्योंकि जब क्या की इंग्लिश ही नहीं बनानी है तो उसके बाद वाली संज्ञा की इंग्लिश भी नहीं बनानी है। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू आपने नोट किया है हैज़, तो सबसे पहले हैज़ से शुरू करेंगे, हैज़। नंबर 4 सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपके वाक्य में, काम, हैज़ द वर्क। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, देखिए हैज़ के साथ बीन लगा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बचा भाग, चूंकि ये वाक्य एक्टिव है इसलिए बीन लगेगा नहीं, इसलिए बचा भाग नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है, पूरा होना, पूरा होने की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो होगा कंप्लीटेड। हैज़ द वर्क कंप्लीटेड। एक और वाक्य आपके स्क्रीन पर है, किसके द्वारा यह फिल्म निर्देशित की गई है, किसके द्वारा यह फिल्म निर्देशित की गई है। फिर से देखते हैं वर्ब, और उससे पहले देख लें प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है। किसके द्वारा यह फिल्म निर्देशित की गई है, मतलब निर्देशित की जा चुकी है, फिल्म रिलीज हो चुकी है, इसलिए कह रहे हैं ये फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रख रहे हैं। अब सबसे पहले फिर क्या देखेंगे, वही वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, निर्देशित की, निर्देशित की, निर्देशित की वर्ब है। क्यों, क्योंकि हर वो शब्द इसके साथ की, कर, करूँ, करे, किया, की इत्यादि शब्द लगे उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। उस शब्द के साथ अगर ना अक्षर लगा के जोड़ के देखें वो सही लगे तो उसको वर्ब कहते हैं। निर्देशित की मतलब निर्देशित करना, तो इसलिए ये वर्ब है। ये जानते रहना जरूरी है बीच बीच में कि वर्ब किसको कहते हैं, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों को जिसमें वर्ब नहीं होता है उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन सा शब्द है जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं, कौन सा शब्द है जिसको वर्ब नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब हम लोगों ने देख लिया, निर्देशित की वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजना है, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको निर्देशित की, किसको निर्देशित की या क्या निर्देशित की, तो उत्तर मिला यह फिल्म। क्या निर्देशित की, यह फिल्म, तो यह फिल्म आपको हो गया ऑब्जेक्ट, यह फिल्म हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या प्रश्न करते हैं, कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, तो किसने निर्देशित की, किसने निर्देशित की, इसका उत्तर इस वाक्य में लिखा है क्या, या कौन निर्देशित कर रहा है इस फिल्म को, या किसने निर्देशित की, नहीं लिखा है इस वाक्य में, उसका उत्तर नहीं लिखा है। इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। या ये कहें कि भाई देखिए मैं आपको उलझाता नहीं, फिलहाल आप ये मान के चलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है। आपने जब प्रश्न पूछा है किसने निर्देशित की, साफ साफ नहीं लिखा मैंने की, तुमने की, उसने की, या सुभाष घई ने की, या किसी और डायरेक्टर ने की, नहीं लिखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाक्य पैसिव हुआ। अगर ये वाक्य पैसिव है तो हेल्प यू के स्थान पर हैज बीन या हैव बीन लगना चाहिए। किसको देके तय करेंगे, ऑब्जेक्ट को देके, क्योंकि जब भी वाक्य पैसिव होता है तो ऑब्जेक्ट को देके हेल्प यू डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, यह फिल्म, यह फिल्म क्या है, एक वचन, एक फिल्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेल्प यू के स्थान पर हैज बीन लगेगा। ठीक, हैज बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है, किसके, किसके एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि वाक्य प्रश्नवाचक है। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले WH की इंग्लिश, WH मतलब उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे जो आपके वाक्य में दिया हुआ है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया हुआ है, किसके, किसके खाली नहीं लिखा हुआ है, उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, द्वारा। अगर किसके शब्द के साथ द्वारा शब्द जुड़ा हुआ हो तो दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाती है बाय हुम, बाय हुम।
किसके द्वारा की इंग्लिश हो गई बाय हुम, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक शब्द। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, देखिए किसके द्वारा या फिल्म, अगर खाली ये प्रीपोजिशन नहीं लगा होता इसके पीछे, ये बाय शब्द। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर हुम शब्द लिखा हुआ हुम, तो हुम के बाद जो शब्द आ रहा है, हुम के बाद जो शब्द आ रहा है अगर वो संज्ञा हो तो भी उसकी इंग्लिश उसके साथ नहीं बनाते हैं। तो मैंने बताया था कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद अगर संज्ञा आए तब तो उसकी इंग्लिश बनती है, और कुछ एक प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके बाद संज्ञा आती ही नहीं है और आई भी तो नहीं बनेगी। उसमें से एक शब्द ये भी मान लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द ये भी है हुम, यानी हुम शब्द के तुरंत बाद अगर संज्ञा हिंदी में दिख रही है, किसके द्वारा के बाद अगर शब्द दिख रही है, तो आप उसको मान के चलिए कि उसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। क्या दूसरी बात, यहाँ पे किसके लिखा हुआ है, ठीक है, किसके लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो किसके के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रही है, गौर करिए, किसके के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रही है, उसके तुरंत बाद तो आ रहा है द्वारा, और उसके बाद लिखा है फिल्म। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रश्नवाचक शब्द यानी WH के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आई, इसलिए उसकी इंग्लिश उसके साथ नहीं बनाएंगे। कुछ इस तरह से भी समझ लीजिए और आसान हो गई बात, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा, उसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जो संज्ञा है यह फिल्म, ये किसके के बगल में नहीं लिखा है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाएंगे। क्लियर, चलिए तो नंबर 2 छोड़ देंगे, नंबर 3 पे आते हैं हेल्प यू का पहला भाग। हेल्प यू ये सामने लिखा आपका हैज़ बीन, तो पहला भाग हो गया हैज़। फिर नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो ये वाक्य तो एक्टिव है नहीं क्योंकि ये पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। पैसिव होने पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यह फिल्म, दिस फिल्म। अब नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, तो देखिए बचा भाग है बीन। नंबर 7 वर्ब क्या है, निर्देशित करना, डायरेक्ट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव है। वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे एक्टिव हो चाहे थर्ड पैसिव हो। डायरेक्टेड। नंबर 8 लिखा है ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो ये बात तो पैसिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट की इंग्लिश वहाँ पे नहीं बनेगी, बन चुकी है ऑलरेडी। तो बाय हुम हैज़ दिस फिल्म बीन डायरेक्टेड। समझ में ना आया हो, फिर से आपके पास सुविधा है पलट कर देखने की। अगला वाक्य है, उसे कहाँ बैठने को कहा गया है, उसे कहाँ बैठने को कहा गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि वाक्य में है लगा है, वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है, यानी कहने की बात हो चुकी है, किसी से कहा गया कि बैठो, यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, तो काम हो चुका है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वर्ब खोजेंगे, वर्ब क्या है, कहा। कहा वर्ब है, कहा। देखिए यहाँ लिखा है कहाँ और यहाँ लिखा है कहा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पे कहा वर्ब है, कहना वर्ब है। अगर आपको लगता है गया शब्द भी वर्ब है तो चलिए चेक कर लेते हैं वर्ब है कि नहीं। तरीका क्या बतलाया है, गया के पहले वाला शब्द छुपाइए और वाक्य को पढ़ जाइए। उसे कहाँ बैठने को गया है, उसे कहाँ बैठने को गया है, सही लगा नहीं लगा, इसका अर्थ ये हुआ कि गया शब्द वर्ब नहीं है। और दूसरा एक संकेत है कि वाक्य पैसिव है, एक संकेत है, एक संकेत है, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये संकेत सही फिट बैठता है कि हाँ भाई ये पैसिव है। अगर पैसिव है तो आप बोलेंगे चलिए एक सरदर्द से तो मुक्ति मिली, डिसाइड हो गया कि ये पैसिव है, अब हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप गलती करेंगे। मैंने फिर से कहा है कि ट्रिक वाली पढ़ाई खतरनाक होती है, ट्रिक वाली पढ़ाई खतरनाक होती है, उस खतरे से बचिए, नहीं तो आप कई जगह गलत ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। फिर आप मुझको इल्ज़ाम मत लगाइएगा, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि सर ने पढ़ा के हमें कंफ्यूज कर दिया है। इसलिए मैं अक्सर इस ट्रिक को बताता नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है स्टूडेंट्स को बताकर, और जब उनको बताया है उस समय तो बड़ा आसान लगा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उनको ये ट्रिक बताकर। इसलिए इस ट्रिक पर मत जाइए। सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे बताया गया शब्द को सिद्ध करने के लिए कि ये वर्ब नहीं है, सिर्फ उसको बताने के लिए मैंने इस यूज़ किया है। और अगर नहीं, इसके बावजूद आपको लगता है आपको ये ट्रिक काम कर रहा है तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप करिए जब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। जब नुकसान पहुंचाने लगे तो आप समझ जाइए कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम खोज कर ही बनाना चाहिए ट्रांसलेशन, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें पहला वाला शब्द ऑब्जेक्ट है,
क्योंकि जब आपको पता चल ही गया कि ये वाक्य पैसिव है तो ये सब्जेक्ट जो आपको पहला शब्द दिख रहा है उसे ये सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। फिर भी हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। किस तरह सिद्ध करते हैं? हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट खोजकर। ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं? किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, तो उत्तर मिला उसे, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, सही। अब सब्जेक्ट खोजिए, नहीं मिलेगा, कौन या किसने लगा के प्रश्न करिए। किसने कहा, किसने कहा, बैठने को किसने कहा, उसे बैठने को किसने कहा, नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं दिया, पैसिव है। पैसिव तो एलपीओ क्या लगेगा, हैज बीन या हैव बीन। किसको देके डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट को देके डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे की इंग्लिश क्या होगी, ही, ना कि हिम। क्यों? क्योंकि पैसिव वाले वाक्यों में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। यानी जब भी आप प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी का ही प्रयोग करेंगे। अगर किसी का नाम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अगर पैसिव है तो कभी भी आप किस चीज का यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, हिम, देम, मी, अस, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। यू का हो सकता है क्योंकि यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पे हमें ही को देख के हेल्प यू डिसाइड करना, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे लिखा है कहाँ। इस शब्द से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, तो अगर कहाँ एक प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, यानी WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब WH वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज, हुम इत्यादि शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। नंबर 2, WH के साथ वाली संज्ञा। WH के साथ वाली संज्ञा, WH है कहाँ, उसके बाद जो शब्द लिखा बैठने, ये संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा नहीं है। बैठना एक वर्ब है, क्रिया है। इस वाक्य में दो क्रिया हो रही है, एक कहना, एक बैठना। ठीक, तो ये संज्ञा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाएंगे। इसके बाद नंबर 3, हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू अब हैज बीन, तो पहला भाग हो गया हैज। नंबर 4, सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो, और अगर वाक्य पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज ना करके सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रीजन यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। नंबर 5, नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6, हेल्प यू का बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग क्या है, बीन। नंबर 7, वर्ब, वर्ब क्या है, कहना। कहने की इंग्लिश होती है, दो इंग्लिश हो सकती है, एक टेल हो सकती है, एक आस्क हो सकती है। किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो आप कहने की इंग्लिश होती है टेल या आस्क। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे टेल का यूज कर लेते हैं। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्योंकि पैसिव है थर्ड फॉर्म लगेगा, और वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। अब लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पर पहले ही बन चुकी है, ही यहाँ पहले लिख चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ पूरा, लेकिन अभी एक शब्द की इंग्लिश बनानी बची रह गई है, वो क्या है, बैठने को। तो मैंने बताया था जब भी वर्ब के साथ ने शब्द लगा हो, ने, तो हमेशा उसके लिए टू शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो पहले टू लिखेंगे, उसके बाद उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे जिसके साथ ने लिखा हुआ है। ने को की इंग्लिश हो जाएगी टू सिट। वेयर हैज ही बीन टोल्ड टू सिट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और अगर हुआ है तो प्लीज़ हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन शुरू ही नहीं हुआ है, ये एक तरह से देख लीजिए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बना रहेगा। अभी तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं मुझे बनाना है तो बनाना है। और अगर आपने अपना सहयोग देना शुरू किया तो मेरा मोटिवेशन एक दूसरे लेवल पर होगा, और मैं इसी तरह से प्रयास करता रहूँगा कि आपको अपने वीडियो से फ़ायदा पहुँचाता रहूँ। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ फिर से होमवर्क दे के जाऊँगा, जो आपको अगला वाला वीडियो का मतलब हुआ। अब जो वीडियो आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट के इन होमवर्क के आंसर्स दिए होंगे, उसको आप देख के कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।